नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत की करंट अफेयर से संबंधित सितंबर 2023 का करंट अपडेट्स। मंथली करंट अपडेट्स की सीरीज में हमारे पास सितंबर 2023 के टॉप मोस्ट 40 और 50 क्वेश्चन है। इसमें कुछ विशेष टॉपिक कवर किए गए, थोड़ा डिटेल के साथ होगा और टाइम टेकिंग वीडियो होगा और पूरा डिटेल होगा। लेकिन चलिए चलते हैं। सबसे पहले रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किसे दिया गया है इस बार, किस भारतीय को दिया गया है? एशिया का नोबेल के नाम से जाना जाता है रेमन मैग्सेसे को। और 2023 का इस बार जो पुरस्कार मिला है किस भारतीय को दिया गया है, ये प्रश्न है। तो इसमें डॉक्टर रवि कन्नन का जिक्र हुआ है। कौन है डॉक्टर रवि कन्नन? तो उनका डिटेल हमारे पास है। डॉक्टर रवि कन्नन असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट तथा पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं डॉक्टर रवि कन्नन। ये जो अवार्ड या सम्मान उन्हें विशेष रूप से दिया गया वो किसके लिए था? तो जन केंद्रित तथा गरीबों के कल्याण हेतु निःशुल्क उपचार, आवास और रोजगार, कैंसर के उपचार में एक नई क्रांति लाने के लिए ये इनको सम्मानित किया गया इसके लिए। तो डॉक्टर रवि कन्नन का संबंध मूलतः असम से है, कछार से, और कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक है। पद्मश्री पुरस्कार विजेता है। कैंसर के क्षेत्र में एक नई क्रांति के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। चलिए, पहला प्रश्न था मिस। दूसरा क्वेश्चन है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है प्रियन सेन। कहाँ की हैं? तो सीकर राजस्थान की हैं प्रियन सेन। और इसके अलावा जो ज्यादा प्रश्न हाईलाइट है अभी फिलहाल वह है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता दिसंबर 2023 में जो भारत में होने जा रही है, कश्मीर में होने जा रही है, आयोजित होने जा रही है। तो ये ज्यादा हाईलाइट रहेगा मामला, इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाए। दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा, यहां पर डूरेंट कप का डिटेल है। डूरेंट कप 2023 का खिताब किसने जीता है? डूरेंट हॉकी से संबंधित है, बहुत पुराना वर्जन है हॉकी का, 132वां संस्करण हुआ है इस बार। और इस बार खिताब किसने जीता है 2023 का? तो मोहन बागान। तो संस्करण 132वां आयोजन हुआ है 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 के मध्य असम में इस बार। और विजेता मोहन बागान और उप विजेता पूर्वी बंगाल को हराया था मोहन बागान ने। तो ये था डूरेंट कप का डिटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अजरबैजान के बाकू में, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो किसके लिए शूटिंग चैंपियनशिप है इस बार? 2023 की शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है? तो अजरबैजान के बाकू में हुई है। इसमें भारत की क्या पोजीशन रही है? तो भारत तीसरे स्थान पर था। और कितने पदक मिले हैं भारत को? तो 14 टोटल नंबर ऑफ, उसमें 6 स्वर्ण पदक और 8 रजत मिले हैं। तो ठीक ठाक पोजीशन रही भारत की वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में। वैसे भी शूटिंग के क्षेत्र में भारत में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। इस बार एशियन गेम्स में भी देखा जा रहा है, बहुत सारे पदक मिले हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू की गई है, प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर है राजस्थान के द्वारा। क्या उद्देश्य है इसका? प्रत्येक पशुपालक या किसान को प्रति पशु पर 40,000 रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा, ये इसकी शर्त है। अगर एक परिवार की बात की जाए तो प्रत्येक परिवार को 2 पशु पर 80,000 रुपए का बीमा दिया जा रहा है। ये है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई। मतलब किस राज्य सरकार है, तो क्या इसके प्रावधान है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दिख रहा है एशिया कप। अभी एशिया कप खत्म हुआ है, तो इसके बारे में हल्का फुल्का जानकारी, बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। करंट अपडेट्स को आपको पता होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन कि आपके संज्ञान में आए बिना न जाए, मतलब कवर हो जाए, तो उससे बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे एशिया कप 2023 इस बार भारत ने जीता है, तो इसकी उपविजेता टीम यानी श्रीलंका को हराया उसने। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो श्रीलंका में हुआ था। नोट क्या है खास पॉइंट? भारत ने अब तक लगभग 8 बार एशियन कप जीता है, ये थोड़ा सा जानकारी की बात है। और इस बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव को मिला है। और फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच जो बने हैं वो है मोहम्मद सिराज। शानदार गेंदबाजी की वजह से उन्हें ये पुरस्कार मिला हुआ है, मोहम्मद सिराज जी को, प्लेयर ऑफ द मैच। बस इतना सा चाहिए था हमें एशिया कप के बारे में। कहाँ हुए हैं, किसने जीता है, उपविजेता कौन है, और प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट।
8वीं बार भारत ने एशिया कप जीता है। चलिए नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया? स्टैच्यू ऑफ वननेस का वैसे मूल उद्देश्य अद्वैतवाद, और अद्वैतवाद की जो फिलॉसफी है, अद्वैतवाद की फिलॉसफी है शंकराचार्य की, आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने ब्राह्मण धर्म के उत्थान के लिए पूरे भारत में यात्रा की थी और भारत के 4 कोनों पर 4 पीठें स्थापित की थी। उसी संदर्भ में किस राज्य में बनाया गया है स्टैच्यू ऑफ वननेस? तो मध्य प्रदेश। कहाँ पर? स्थल ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है, उसे कहा जा रहा है स्टैच्यू ऑफ वननेस। चलिए, मध्य भारत की बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से करंट का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्यावरण और भूगोल से। हाल ही में घोषित भारत का 41वां और 42वां विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज इंडेक्स शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? मतलब वो किन किन राज्यों में स्थित है बताना है। मतलब 40 विश्व विरासत स्थल तो थे हमारे, लेकिन 41वां और 42वां, उसमें शांति निकेतन 41 नंबर है और 42 नंबर है होयसल के पवित्र मंदिरों का। तो ये कहाँ कहाँ है? तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, और दूसरा नाम है होयसल के पवित्र मंदिर है कर्नाटका में। तो ये पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के 2 ऐसे स्पॉट हैं जिन्हें विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से करंट का बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ टॉपिक, 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है महिला आरक्षण बिल, जो कि वर्तमान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक माना जा रहा है। महिला आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी डिटेल एक अलग से विशेष वीडियो के रूप में आपके सामने होगी, लेकिन फिलहाल जो उसके तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उनको मैंने कवर करने का प्रयास किया यहीं पर, उसको एक बार आपके सामने रख रहा हूँ। महिला आरक्षण बिल, इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से जाना जा रहा है। पहले तो ये था, ठीक ही है। तो इसे लोकसभा में पेश किया गया जब, तो तब था 19 सितंबर 2023, और 20 सितंबर को लोकसभा में पारित हो गया था। 454 बनाम 2 पक्ष के, यानी 454 वोट इसके पक्ष में पड़े हैं और 2 वोट इसके विपक्ष में पड़े हैं। चलिए, राज्यसभा में फिर 21 सितंबर 2023 को इसे पारित कर दिया गया। तो 20 और 21, और क्या विशेष है? 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किसने किया अगर आता है, तो भारत के विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया था। जनरल टॉपिक है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा यही सुर्खियों में है, तो क्वेश्चन कुछ आपको मिलते जा रहे होंगे। तो लोकसभा, उससे क्या होगा, लोकसभा की जो 543 सीटों में से 33% आरक्षण का मतलब है कि लगभग 161 सीटें महिलाओं की तो आरक्षित हो जाएंगी इससे। तो महिला आरक्षण विधेयक से, या अगर ये अधिनियम बनता है, तो इससे लोकसभा की कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, तो 181, मतलब 33% के हिसाब से। क्योंकि राज्यसभा में ये अभी फिलहाल लागू नहीं होना है, इस वजह से लोकसभा के लिए क्वेश्चन है। नई संसद भवन में, वैसे जो नया संसद भवन था, उसमें पेश किया जाने वाला पहला विधेयक भी इसे माना जा रहा है। और अर्जुन राम मेघवाल ने जब लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया, तो इसके में 4 संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा उन्होंने। क्या क्या खास बातें थी उसमें? तो उसमें सबसे पहले जिक्र जो हुआ है, उसे अनुच्छेद 239 का हुआ है। अनुच्छेद 239 में आर्टिकल 239 ए जोड़ा गया, और जिसमें कहा गया कि एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन में 33% महिलाओं को आरक्षण होगा। मतलब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण होगा, अनुच्छेद 239 ए के तहत। ये थोड़ा परिवर्तन था। दूसरा परिवर्तन अनुच्छेद 303 में करना पड़ा था, 330 का ए, तो उसमें लोकसभा में 33% आरक्षण की बात हुई है, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे ही तीसरा था अनुच्छेद 33(2) के बाद आर्टिकल 33A, राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण की बात कही है, राज्य विधानसभाओं में, मतलब राज्यों की विधानसभाओं। और फिर लास्ट था अनुच्छेद 33(4) के बाद आर्टिकल 33A, 15 साल हेतु आरक्षण का प्रावधान। जो महिला आरक्षण बिल होगा वो 15 साल के लिए। इसका डिटेल, अनुच्छेद का डिटेल क्या है, इसका मतलब, इसके लिए अलग से एक वीडियो आना है आपके सामने। फिलहाल मैं इससे संबंधित फैक्ट रख रहा था कि महिला आरक्षण विधेयक की क्या क्या खास बातें थी यहाँ पर। चलिए, एक बड़ा सा टॉपिक होगा अलग से। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है, वर्तमान में जो चल रहे हैं अभी 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, बस हमें फिलहाल एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जो हांगझोउ चीन न्यूज़पेपर की जो
खेल वाला पृष्ठ है। आजकल आपको सबसे बड़ा नाम यही दिखाई दे रहा होगा, हांगझोउ चीन, बार बार। तो ये आयोजन कब से शुरू हुआ है? तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होना है। फिर यहीं पर पैरा होंगे, पैरा गेम्स। इसमें लगभग भारत के नंबर ऑफ एथलीट्स कितने हैं? तो 655 एथलीट भारत की तरफ से भाग लेने के लिए गए हैं इसमें, और लगभग 40 रेगुलर खेल प्रतिस्पर्धा है और 61 अन्य खेलों में भाग लेने के लिए। टोटल खेल वैसे जो रेगुलर खेल है वो 40 है, और इसके अलावा 61 अन्य खेल है। और इससे संबंधित और प्रश्न है कि 18वें एशियाई गेम्स 2018 इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए। मतलब ये 19वें एशियाई गेम्स की बात हो रही है, हांगझोउ चीन की। इससे पहले के 18वें एशियाई गेम जकार्ता इंडोनेशिया। अच्छा, 20वें एशियाई गेम्स 2026 में होंगे अब, तो वो कहाँ होंगे? तो जापान में। और पहले एशियाई खेलों का जिक्र किया गया है यहाँ पर, तो वो सब 1951 नई दिल्ली, पहले एशियाई। और भारत में 9वें एशियाई खेल भी हुए हैं 1982 के भारत के, यानी भारत में 2 बार हुए हैं एशियाई एशियन गेम्स, 1951 और 1982। अच्छा, इस बार का जो 19वें एशियाई खेलों का मस्कट शुभंकर देखते थे एक बार क्या है। तो है रोबोटों का समूह। उसमें चेनसेन, कोंग कांग और लियान लायन, ये रोबोट का समूह है। और इसका जो मसाल है वो इटरनल फ्लेम। तो सारे फैक्ट हमारे पास हैं एशियन गेम्स के। हालांकि एशियन गेम अभी भी चल ही रहे हैं, पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन जो अब तक की डिटेल है हमारे पास हो। और इसमें भारतीय ध्वजवाहक की बात कर रहे हैं तो हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी और लवलीना बोरगोन बॉक्सिंग खिलाड़ी, ये भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे हैं शुरुआत में, जो वहां ध्वज लेकर गए। अच्छा, पहला स्वर्ण भारत को निशानेबाजी में मिला हुआ है, ये अच्छा प्रश्न था। और 41 वर्ष के बाद पहली बार स्वर्ण घुड़सवारी में भारत को मिला हुआ। अभी तक की जो डिटेल है वो आपके सामने है। ये भी अब तक भारत ने कुल 25 पदक जीत लिए हैं। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें 6 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य है, और भारत 5वें स्थान पर अभी लीड कर रहा है। इसका शेष पार्ट, चूंकि एक एशियन गेम्स करके हम अलग से वीडियो बना सकते हैं, तो वहां पर पूरा डिटेल आएगा, एशियन गेम्स की शुरुआत कहाँ हुई, कब हुई, क्या क्या हुआ, भारत ने अब तक टोटल कितने पदक जीते एशियन पदक में, एशियन गेम्स में, और वर्तमान एशियन गेम्स का पूरा डिटेल जब ही समाप्त हो चुका होगा, यानी अक्टूबर 8 के बाद। लेकिन फिलहाल अब तक की जानकारी मैंने आपके सामने शेयर की है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है एक और महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में, MS स्वामीनाथन के बारे में। हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है। वह किस क्षेत्र के व्यक्ति थे, यानी किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो कृषि वैज्ञानिक भारत के MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक के नाम से फेमस रहे। बचपन से हम ये पढ़ते आए हैं, हरित क्रांति के जनक। थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कोई अवार्ड वगैरह जो उन्हें मिला हुआ है। 1943 में बंगाल में भीषण अकाल देखकर उन्होंने खाद्यान्न की कमी को दूर करने के उद्देश्य से कृषि की पढ़ाई की थी, ये कहा जाता है उनके बारे में। और भारत को कृषि आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने वाले महान वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति में उनके विशेष योगदान के लिए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और वैसे इनका जन्म 1925 में 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था, यानी दक्षिण भारत, तमिलनाडु के हैं रहने वाले। और अब तक जो उन्हें इससे पहले पुरस्कार उनके योगदान के लिए मिले हैं वो है पद्मश्री, 1967 का पद्मश्री मिला है उन्हें, पद्म भूषण 1972 का, और विभूषण 1989 का। इसके अलावा रेमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल 1971 में, और विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में, और मृत्यु 28 सितंबर 2023। ये खास खास बातें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ और प्रश्न ये बड़े टॉपिक कवर करने के बाद जो हमारे पास है, विश्व शांति पुरस्कार जीतने वाले नरगिस मोहम्मद हसन जई किस देश के हैं? विश्व शांति पुरस्कार तो अफगानिस्तान में जो वर्तमान में बर्बरता हो रही है उसके मद्देनजर विश्व शांति का संदेश देने वाले हैं नरगिस मोहम्मद हसन जई, और उन्हें विश्व शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, किस राज्य ने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित। तो इसका आंसर है केरल। ये बहुत पहले आ चुका था वैसे टॉपिक, लेकिन इस बार लॉन्च किया है प्रश्न है। तो भारत का पहला AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देश का पहला हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट
किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है झारखंड में। हाइड्रोजन बेस एनर्जी की प्राप्ति के लिए हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी प्लांट झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे G20 में G20 में 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो अफ्रीकन संघ। पूरे अफ्रीकन संघ में लगभग 55 देश हैं, वैसे टोटल 54 देश थे, अब 55 है फिलहाल। 55 देशों को एक साथ अफ्रीकन संघ के G20 में 21वें सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। ये हाईलाइट हुआ है टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारत से है, सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 बिंदु पर जाकर सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा। L1 मतलब लैंग्राजी बिंदु, तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है। लैंग्राजी पॉइंट L1 पर जाकर सूर्य के बारे में अध्ययन करने वाला है, इसलिए L1 कहा जा रहा है उसे। और इसका नाम यानी किससे प्रेक्षेपण किया जा रहा है? तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL-C57, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने चंद्रयान के बारे में पढ़ा था, चंद्रयान 3, तो यह PSLV XL-C57 2 सितंबर 2023। बड़ा टॉपिक है अपने आप में, फिर से कभी न कभी आएगा। चंद्रयान का जिक्र जो हो रहा था, चंद्रयान पर तो विशेष टॉपिक बनी रखा है पहले से। उत्तराखंड में चंद्रयान जैसे महत्वपूर्ण मिशन में उत्तराखंड के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका, ये भी एक टॉपिक था जिसको हमने कवर किया पहले से। यहाँ पर था कि चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की उपस्थिति की पुष्टि की है अभी? तो इसका आंसर है सल्फर। ये करंट का अपडेट है, सल्फर तत्व की पुष्टि हुई है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान डेनियल ने कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो ये लीबिया, अफ्रीकी देश लीबिया, बहुत भीषण तबाही हुई, वहां पर बाढ़ आई है। तो ये डेनियल तूफान जो सुर्खियों में चल रहा है, तो अफ्रीकी देश लीबिया से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी मध्य प्रदेश ने देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सांची मध्य प्रदेश में सोलर सिटी बनेगी, देश की पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले AI संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या दिया गया है? तो इसका नाम होगा इंद्रजाल। तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को जो नाम दिया है वो है इंद्रजाल। चलिए आगे बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 18वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है इस बार? तो इंडोनेशिया में। तो ये जो इंडोनेशिया में इस बार आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ है, तो वे 20वां आसियान शिखर सम्मेलन था, आसियान भारत, और 18वां पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? अब भारत में एक और नया कंसेप्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे देश में एक साथ इलेक्शन का। किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई का गठन किया गया है? तो रामनाथ कोविंद। US ओपन 2023, इसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन वगैरह सब, और लास्ट में US ओपन का जिक्र हो रहा है कि पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो इस बार पुरुष युगल का खिताब जीतने वाले हैं राजीव राम और सेलिसबरी, जो सेलिसबरी। नेक्स्ट नाम आ रहा है, US ओपन 2023 की महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम किया? महिला एकल तो कोको गफ US ओपन की महिला एकल विजेता है और अमेरिका की रहने वाली, यानी कोको गफ का संबंध कहाँ से? तो USA से। पहला खिताब है उनका कोको गफ का, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जा रहा हम, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है क्वेश्चन। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022, मतलब 23 में मिला है लेकिन है 2022 का, किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर दिव्यमान गांगुली। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर प्रसाद 2022। हाल ही में उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हुआ है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो वीणा वादक थे उस्ताद अली जकी हैदर का संबंध। डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत, सिल्वर। हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी
अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया। तो टोटल भारत में 84 और इसमें 4 उत्तराखंड के भी थे। इस पर हमने वीडियो भी बनाया था एक, मतलब उत्तराखंड के वीडियो में हमने डाला थे वो चारों के नाम और उनकी डिटेल। लेकिन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे 84। संगीत नाटक एकेडमी अमृत पुरस्कार 75 साल से अधिक उम्र के कलाकारों को दिया जाता है उनके विशेष योगदान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? नया संसद भवन बन चुका है, तो पुराने का नाम क्या है? तो संविधान सदन रख दिया गया उसका नाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक ऑपरेशन है सिम्बेक्स 2023 युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो सिम्बेक्स का संबंध किससे है? तो भारत और सिंगापुर। और ये 30वां संस्करण इस बार सिंगापुर में होने हुआ है। 2023 का 30वां संस्करण था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका आंसर है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उनके नाम पर इस स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और ये रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान फिल्म बोर्ड के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्ति मिली है? तो इसका आंसर है रंगनाथन माधवन। तो रंगनाथन माधव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया है? तो इसका आंसर है वाराणसी में। एक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास हुआ है। सभी टाइप के क्वेश्चन हमें चाहिए होते हैं यहाँ पर, इस वजह से संयुक्त अभ्यास फिर से आए, युद्ध अभ्यास 2023 इसी नाम से। अभी तो सिम्बेक्स था भारत सिंगापुर के बीच, इस बार है युद्ध अभ्यास 2023। ये किन 2 देश के बीच है? तो भारत और यूएसए अमेरिका के। और इसका 19वां संस्करण इस बार अलास्का अमेरिका में हो रहा है, इस वजह से सुर्खियों में है। युद्ध अभ्यास 2023 भारत बनाम यूएसए और अलास्का अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में। लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजित करने वाला भारत का राज्य गोवा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो बहुत सुर्खियों में मामला अभी वहीदा रहमान जी को दिया गया है। ये 53वें नंबर का था, बस इतना सा ध्यान रखना आपने। और इससे पहले जो 52वां फिल्म वर्ष मिला था 2020 के लिए, वो आशा पारेख जी को मिला था। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 का आशा पारेख जी को, ये 53वां है लाइफ टाइम अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? अभी 2024 में जो ऑस्कर अवार्डेड होंगे उसके लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली जो मूवी जा रही है वो है एवरीवन इज अ हीरो। ये है उस मूवी का नाम। 2018 इस नाम से एवरीवन इज अ हीरो। 2018 में केरल में आई हुई था, जो केरल में त्रासदी आई थी, केरल में बाढ़ वगैरह आई थी, जो दक्षिण भारत की मूवी है, बाढ़ से जो तबाही हुई थी उसके बारे में डिटेल है। कैसे मतलब उस बाढ़ के दौरान लोगों ने संघर्ष किया, अपनी जानें बचाई, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये था हमारा आज का विशेष टॉपिक, करंट से संबंधित सितंबर 2023 का। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।